हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेड साथी। और आज से हम अगेन अपनी सीरीज को कॉन्सेप्ट टू मार्क्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम लेके आए हैं यूनिट 2 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो यूनिट है ना, इसमें से आप अराउंड 30 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप इस यूनिट को पूरा अच्छे से पढ़ के चले गए। इसके जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके आगे उसको पूरा समझाऊंगा भी, अगर आपने उसको कर लिया तो यू कैन एक्सपेक्ट 30 मार्क्स। आपको 30 मार्क्स पूरे आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो यूनिट है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? दो पार्ट्स में। सबसे पहला ये जो यूनिट है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सबसे पहले में इसने क्या बताया कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, और दूसरे में इसने बात करी है यूनिटरी और फेडरल सिस्टम की, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। तो इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले जो यूनिट का फर्स्ट पार्ट है ना, दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है। आपके इसमें से 2 से 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वो आपसे डिफरेंस पूछ लेता है। किसका? कि डिफरेंस बताओ भाई किस किस के बीच में, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि इन दोनों के बीच में फंक्शंस के बीच में डिफरेंसेस बताओ कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा टाइप का जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ना, सबसे इसका क्लासिक एग्जांपल है यूके दैट इज ब्रिटेन। आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम में फॉलो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दूसरा प्रेसिडेंशियल का सबसे क्लासिक एग्जांपल है यूएसए। तो वो आपको बोलेगा कि आपको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करना है, इंस्टीट्यूशंस कंपैरिजन ऑफ यूके एंड यूएसए। आपसे बोलेगा कि यूके और यूएसए के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ना, पार्लियामेंट्री के जो इंस्टीट्यूशंस है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको क्या करना है? कंपेयर करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, इनके ना फीचर्स हैं अलग अलग। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलग फीचर्स है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अलग फीचर्स है। इनके फीचर्स, कोई भी एक फीचर पकड़ेगा उसको बोल देगा कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो फीचर्स को जब एक्सप्लेन करवा लेगा वो एक क्वेश्चन बनेगा बस। इन 3 के अलावा इसमें इस यूनिट से जो इसकी फर्स्ट वाली यूनिट है, सब यूनिट है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और सेकंड वाला है ना, उसमें भी बस क्या क्वेश्चन बनता है कि यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बीच में कंपैरिजन पूछेगा, दैट्स ऑल। और ये 2 जो यूनिट है, इसमें कितने आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं। कितने? आप पेपर में जाना, आपको 30 मार्क्स का जो पूरी यूनिट मिलेगी, कितने मार्क्स की मिलेगी? 30 मार्क्स की मिलेगी। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम किससे स्टार्ट करेंगे? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि क्या होता है ये, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, हमारे पास अगर आप पूरी अर्थ पे देखो ना, तो हमारे पास, और यूएन की वो भी है, हमारे यूनाइटेड नेशंस है, हमारी पूरी अर्थ पे 193 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 193 कंट्रीज है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। अब ये जो 193 कंट्रीज है ना, ये किसी ना किसी फॉर्म में या तो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, किसको? डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, या किसी तरह की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉलो करती है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी क्या होता है? ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ये जो वर्ड बना है ना, इसका अगर हम ओरिजिन देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग दिखाई देगा, रूल ऑफ पीपल। जहां पर भी पीपल का रूल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। जब इसका इनिशियल फेज था, जब डेमोक्रेसी को एज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो उस टाइम पे फॉलो होती थी हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या फॉलो होती थी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था कि जो भी छोटे छोटे कस्बे होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, वहां पर एक सरपंच हुआ करते थे, और वहां पे जो लोग होते थे ना, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे कोई भी डिसीजन को लेने में। तो जहां पर लोगों को डायरेक्टली पार्टिसिपेट रहता है अपने कोई भी लॉ बनाने के लिए या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करवाने के लिए, जहां पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं ना डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में, उसको क्या बोला गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला गया। बट क्या ये आज के टाइम पर पॉसिबल है?
जैसे कि आप हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर 130 से 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर सारे लोगों का हम ओपिनियन जानने लगे तो क्या कोई एक भी डिसीजन पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कब फॉलो करी जाती थी? जब टेरिटरी बहुत छोटी हुआ करती थी, ठीक है। बट विद टाइम टेरिटरी का क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ, टेरिटरी हमारी बढ़ती चली गई, टेरिटरी बढ़ी, टेरिटरी के साथ साथ पॉपुलेशन का भी एक्सप्लोजन हुआ, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ गई। तो इस सिस्टम को फॉलो करना ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सिस्टम को फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाने लगा। तो इसकी एक और नई फॉर्म लेकर आए हम। इसकी नई फॉर्म क्या लेकर आए कि भाई हम इसकी जो नई फॉर्म लेकर आए उसका नाम था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? देखो यहां पर हम क्या कर रहे थे, यहां पर पीपल खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे ना किसी लॉ को बनाने में। यहां पर ना क्या करेंगे, यहां पर जो पॉपुलेशन होगी ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर देगी। क्या करेगी? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी, इलेक्शंस होंगे यहाँ पर, और वो जब रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाएंगे ना वो फिर डिसीजन लेंगे। किनके बिहाफ पे? वो पॉपुलेशन के बिहाफ पर वो डिसीजन लेंगे, वो लॉ मेकिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अब डेमोक्रेसी में दो ही फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि भाई लॉ कौन बनाएगा? सबसे पहला फंक्शन है लॉ मेकिंग का, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया जो जनता के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है तो वो तो ये डेमोक्रेसी का तो रूल जो प्रिंसिपल है वही कैंसिल हो गया ना, वही वायलेट हो गया। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रूल आता है डेमोक्रेसी में वो आता है लॉ मेकिंग का, कि जो लॉ बनना चाहिए ना वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल बनना चाहिए। भाई लोगों को उस लॉ की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो इसके बाद इसका सेकंड प्रिंसिपल आता है डेमोक्रेसी का, वो होता है कि उसको एग्जीक्यूट सही से किया जाए। क्या किया जाए? सही से एग्जीक्यूट सही से किया जाए, या इसको बोले हम कि इंप्लीमेंटेशन लॉ का सही होना चाहिए भाई, ठीक है ना। मान लीजिए भाई गवर्नमेंट कोई लेकर आई, एक अच्छी स्कीम्स लेकर आई, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई, पर उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो सिंपल प्रिंसिपल है वही फॉलो नहीं हुआ। तो यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहला लॉ मेकिंग एंड सेकंड इज उसका इंप्लीमेंटेशन। तो इसके लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई। लॉ मेकिंग बॉडी कौन होती है? लेजिस्लेचर होता है, आपने सुना होगा। और जो इंप्लीमेंटेशन करते हैं उस बॉडी को नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव। अब जब ये दोनों कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे थे ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को धीरे धीरे करके एज अ कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा था, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक निकल के आई कि यहाँ पर देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं। लेजिस्लेचर भी अपने लिए अपना काम इंपॉर्टेंट है उसका, और एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में पावर कितनी रहनी चाहिए? ज्यादा पावर लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए या ज्यादा पावर इंप्लीमेंटेशन वाले के पास होनी चाहिए? बस इन दोनों के रिलेशनशिप के बेसिस पे ना एक पॉलिटिकल सिस्टम आया। क्या आया? एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आया, ठीक है ना। उस नए पॉलिटिकल सिस्टम को ही बोलते हैं हम क्या? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्या बोला मैंने? एक आया हमारे पास पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। और ये किस बेसिस पे आया था? ये आया था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन, उसकी पावर शेयरिंग के उस बेसिस पर आया था, ठीक है। तो दो सिस्टम आए, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा, स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट का और गवर्नमेंट का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, मैंने इससे पहले एक कोर्स पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। वहां पर मैंने अपनी पहली वीडियो में इन दोनों का जो कंपैरिजन है ना बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। स्टेट जो होता है, स्टेट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। स्टेट का सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? पॉपुलेशन होता है। सेकेंड कंपोनेंट क्या होती है? खुद गवर्नमेंट होती है। थर्ड इज टेरिटरी, और चौथा होता है उसकी सोवरेनिटी। तो एक स्टेट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? चार कंपोनेंट होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं स्टेट किस किस से मिलकर बना होता है? 4 चीजों से मिलकर बना होता है। भाई स्टेट में एक पॉपुलेशन होती है, और पॉपुलेशन एक डिफाइंड टेरिटरी में रह रही होती है, ठीक है ना। उस पॉपुलेशन के बाद अपनी फ्रीडम होती है। क्या होती है? खुद की फ्रीडम होती है। और उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। तो स्टेट की जो फंक्शनल यूनिट है, स्टेट को संभालने की फंक्शनल यूनिट क्या है? गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेसीज में ना हेड ऑफ स्टेट अलग होता है। कौन? हेड ऑफ स्टेट अलग होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग होता है। जो हेड ऑफ स्टेट होती है ना, ये एग्जीक्यूटिव होती है।
ये कैसी पोस्ट होती है? एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, मोस्टली पोस्ट होती है, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो हम इंडिया का एग्जांपल लेना, तो हमारे इंडिया में अभी किसकी सरकार है? आपको पता है बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नॉट बीजेपी ओनली, कोलिशन है एनडीए का, एनडीए की सरकार है। उनके सबसे बड़े लीडर कौन है? मोदी जी हैं। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम होता है। और हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। जो हमारी प्रेसिडेंट कौन है अभी? राष्ट्रपति मिसेस मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू है हमारी हेड ऑफ स्टेट। तो आपको समझ आता है कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे अब हम समझते हैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। सबसे पहले आ जाते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, ये जो पार्लियामेंट्री वर्ड ही है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड से निकल के आता है। किससे? फ्रेंच वर्ड, जिसका वो क्या होता है? फ्रेंच वर्ड क्या है? पार्ले। पार्ले का मतलब होता है टू डिस्कस, या टू टॉक। तो ये सिस्टम क्या बोलता है कि यहां पर क्या होती है ना, कि एक असेंबली होती है। क्या होती है? यहां पर एक असेंबली होती है जहां पर लोग क्या करते हैं? जहां पर लोग डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? जहां पर लोग डिस्कस करते हैं कि भाई एक नेशन को कैसे चलाया जाए, एक नेशन को कैसे चलाया जाए। इस नेशन को जैसे चलाया जाएगा उसको पहले डिस्कस किया जाएगा, या उस नेशन में, उस देश में क्या लॉ लेकर आए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करें, तो उसको क्या करा जाएगा? असेंबली में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इस सिस्टम को क्या बोल देते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ना दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। इसको यहां बताता हूं कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। क्या होता है? पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई? देखो, जो पार्लियामेंट्री मोनार्की है ना, इन दोनों में बेसिस ऑफ डिफरेंस पता है किसका? हेड ऑफ स्टेट का ही है, ठीक है। देखो, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, इनका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना, क्या हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। इन दोनों के हेड ऑफ गवर्नमेंट कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्टेड। मतलब एक इलेक्शन किया जाएगा और उसमें से जो भी जनता जिनको भी चुनेगी वो क्या बन जाएंगे? इलेक्शन बन जाएगा उनका, इलेक्शन हो जाएगा, और उन जनता जिनको भी चुनेगी वो वहां पर लोकसभा में जाके बैठेंगे और उनके पीएम चुन जाएंगे। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में भी पीएम होते हैं और यहाँ पर भी क्या होते हैं? यहाँ पर पीएम होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो किसका? हेड ऑफ स्टेट का। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में ना जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्टली। मतलब होते इलेक्टेड ही हैं पर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इसका मतलब समझेंगे कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है। देखो, हम क्या करेंगे, हम जैसे स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, हमारे यहाँ दो इलेक्शंस होते हैं। स्टेट लेवल पर हम किसको चुनते हैं? हमारे यहाँ के एमएलएस को चुनते हैं, और नेशनल लेवल पर हम अपने यहाँ के एमपीज को चुनते हैं। तो जो एमएलएस होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों किसको चुनते हैं? ये दोनों प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो एक्चुअली में हमने तो प्रेसिडेंट को नहीं चुना ना डायरेक्टली, किसने चुना? एमपीज और एमएलएस ने चुना। तो इस वजह से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन बोला जाता है रिपब्लिक सिस्टम में, वो क्या बोला जाता है? इनडायरेक्टली इलेक्शन बोला जाता है। तो जो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होती है वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो कैसा होता है? इलेक्टेड ही होता है, पर किस फॉर्म में होता है? इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कोई इलेक्शन का सिस्टम नहीं होता। यहां पर जो मोनार्क होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो एक पूरी फैमिली चली आ रही होती है। जैसे कि आपने इस सिस्टम को ज्यादातर फॉलो किया जाता है यूके में। कहां पर फॉलो करते हैं इसको? यूके में इसको फॉलो करते हैं, यूके में भी फॉलो करते हैं, जापान में भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। यूके इज नॉट द ओनली एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, वो एक्चुअली हेरिडिटरी होते हैं। आपने क्वीन एलिजाबेथ का नाम सुना है? क्वीन एलिजाबेथ कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ की ही पूरी फैमिली चली आ रही है। जो यूके में क्या है, हर बार वो हेड ऑफ स्टेट वो ही बनी हुई है। और आज के टाइम पे जो यहाँ पे यूके के हेड ऑफ स्टेट है ना, वो है किंग चार्ल्स थर्ड। कौन से? किंग चार्ल्स थर्ड।
तो आपको आई थिंक डिफरेंस समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हेड ऑफ गवर्नमेंट तो कौन है, इलेक्टेड है, और सेम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में भी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड है। दूसरा जो इसमें मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस इसी बात का है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है तो वो इलेक्टेड ही। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया कि हेड ऑफ स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, पर मोनार्क का मतलब क्या हो गया कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो कैसे हैं, वो हेरिडिटरी चले आ रहे हैं, उनको कोई इलेक्ट नहीं करता, एक पर्टिकुलर फैमिली है उसी के जो आगे वंशज आते चले जाते हैं वही हेड ऑफ स्टेट बनते चले जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने देख लिया यूनाइटेड किंगडम में क्वीन एलिजाबेथ की पूरी फैमिली चली आ रही है, जिसमें अभी जो वहां के राजा हैं वो कौन है, किंग चार्ल्स थर्ड। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आती है वो आती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्या आती है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में ना ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर कि हेड ऑफ स्टेट अलग अलग है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है। यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही पोजीशन होती है, और वो कौन होते हैं हमारे, कौन, प्रेसिडेंट। कौन बोला जाता है उनको, क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट बोला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा यूएसए। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, यूएसए। अभी कौन है वहां के प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे हम ऐसे याद भी रख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे यूएसए में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्योंकि आप हमेशा ये सुनते होंगे कि यूएसए में प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, प्रेसिडेंट ने ये कर दिया, ये कर दिया। आपने कभी वहां पे सुना है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया, कि वहां के मिनिस्टर्स ने ऐसा कर दिया, कभी नहीं। बट आप इंडिया में हमेशा ऐसा सुनते होंगे कि भाई पीएम ने ऐसा स्टेप ले लिया। आपने इंडिया में प्रेसिडेंट का इतना नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडिया में कौन सा फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक फॉलो होता है। इंडिया में क्या फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। क्या इंडिया के अलावा कहीं और भी फॉलो होता है, हाँ इटली में भी यही फॉलो होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमारी यूनिट में ना उसने दो केस स्टडीज ली हैं जिसके हिसाब से उसने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल को ना कंपेयर करके बताया है। सबसे पहला एग्जांपल उसने लिया यूके का और दूसरा एग्जांपल उसने लिया यूएसए का। तो हमें इन दोनों की फंक्शनिंग जाननी है, क्या जाननी है, दोनों की फंक्शनिंग, और उनको हम कंपैरिजन के मोड में ही देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमें एक जानना है यूके के बारे में और दूसरा जानना है यूएसए के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, तो यूके में कौन सी गवर्नमेंट फॉलो हो रही है, यूके में मैं बोलूं तो पार्लियामेंट्री फॉलो हो रही है, और यूएसए में कौन सी हो रही है, यहाँ पे हमने बनाया यूके, इसको कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ, यूएसए के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में देख रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना वो आता है रियल एंड नॉमिनल हेड का, रियल एंड नॉमिनल हेड। अब रियल एंड नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है, देखो रियल वर्ड से ही बात समझना आप। रियल हेड का मतलब क्या होता है, जो असली राजा है। नॉमिनल हेड का मतलब बस ऐसे ही बोलने की है, उसके पास पावर, उसके पास बस बोलने की ताकत है, उसके पास कुछ एक्चुअली में ताकत नहीं है। और इसके साथ एक चीज और याद रखो कि जो रियल ताकत होगी ना हमेशा वो किसके पास होगी, इलेक्टेड इंसान के पास होगी, जिसको किसने किया होगा, जनता ने इलेक्ट किया होगा। तो यूके में किसकी बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में जो रियल हेड होगा वो कौन होगा, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट ही तो होगा रियल हेड। तो यहाँ पर जो रियल हेड होते हैं ना वो कौन होते हैं, पीएम होते हैं, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो कौन होते हैं, क्राउन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो, इसका जो दूसरा वो है फीचर है, वो हमारे पास फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अब उससे पहले ना हम एक्चुअली में समझते हैं कि पार्लियामेंट के पार्ट्स क्या है, ठीक है ना। यूके में पार्लियामेंट किस किस से चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले उसमें आते हैं क्राउन। क्राउन जो मैंने अभी बताया, अभी कौन है हमारे पास, किंग चार्ल्स थर्ड। वहां के क्राउन कौन है अभी इस टाइम पे, किंग चार्ल्स थर्ड। इसमें एक और आता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और थर्ड जो इसमें आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है वहां पे, इन तीनों को मिला के बोला जाता है पार्लियामेंट। हाउस ऑफ कॉमन होता है ना, ये है लोअर हाउस वहां का। कैसा हाउस है वहां का, लोअर हाउस। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसको बोला जाता है अपर हाउस। ये ना कुछ इंडिया के जैसे ही है, मैचिंग करता हुआ, क्योंकि हमारे इंडिया, ये ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतने टाइम से राज किया था, तो जो सिस्टम ये फॉलो कर रहे थे ना, उन्होंने सेम सिस्टम हमारे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होती है ना, वहां पर इसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ
कॉमन्स, और जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा होती है वो क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वो इनके यहाँ कौन होते हैं, क्राउन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ पर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है, एक एमपीज को जिताया जाता है, फिर वो एमपी जाके कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। सेम इनके यहाँ भी ऐसा ही होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन लोग जाके बैठते हैं, जो डायरेक्टली पीपल ने इलेक्ट किए होते हैं। हर 5 साल पे इनके यहाँ इलेक्शन होता है और वो जो लोग इलेक्ट होते हैं वो कहाँ पे जाके बैठते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कि यहाँ पर जो है ना पार्लियामेंट बहुत सुप्रीम है। मतलब देखो, वैसे हर गवर्नमेंट को चलाने के लिए, हर स्टेट को चलाने के लिए आपने सुना है कि हर स्टेट के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन। बट यूके, ब्रिटेन इज द ओनली एग्जांपल जहां पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या मतलब होता है, मतलब तो फिर वहां का जो पूरा सिस्टम है वो चल कैसे रहा है। देखो, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि वहां पर लॉज जो लिखे हुए हैं ना, देश को चलाने के जो लॉज लिखे हुए हैं वो अलग अलग तरीके में लिखे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। उनको ना एक बुक में नहीं लिखा गया है, उनको एक साथ कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, वो नॉट इन कोडिफाइड फॉर्म, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अभी देखना चाहो और आप गूगल पर डालो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको एक पूरी बुक मिल जाएगी। तो वो क्या हो गया कि जितनी भी सारी चीजें ना स्टेट को, गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो एक जगह पे लिखी हुई हैं, आप आसानी से जाकर देख सकते हो। पर दिस इज नॉट द केस विद यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ ये केस नहीं है। वहां पर ब्रिटेन के जितने भी लॉज है ना वो अलग अलग बिखरे हुए हैं और वो अलग अलग फॉर्म में लिखे हुए हैं। और इसी वजह से, क्योंकि वहां का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है। क्या माना जाता है, या हम ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो किसका है, वो यूके का ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है ना, तो जो पार्लियामेंट आती है ना, जिस गवर्नमेंट की सरकार होती है, वहां पर वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देती है, अपने हिसाब से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में चेंज ला सकती है। तो इस वजह से क्या बोला जाता है कि वहां पर किसकी सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। क्यों सुप्रीमेसी है, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा नहीं है, रिटन नहीं है, इसी वजह से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, देखो 2 वर्ड है यहाँ पे, मैं वैसे भी समझा चुका हूं उस चीज को। कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो होता है और मोनार्की भी फॉलो होती है। मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, जो पीएम बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपीज बनेंगे, वो कैसे चुने जाएंगे, बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चुने जाएंगे। बट वहां पे मोनार्क भी होता है, और मोनार्क कौन होते हैं, यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट। और असली पावर्स किसके पास होती हैं, असली पावर हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास होती है। अच्छा, इस चीज को भी एक थोड़ा सा डीप में हम समझते हैं कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में रियल एंड नॉमिनल पावर का मतलब क्या है। देखो यहां पर क्या है ना कि जितने भी काम किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, क्राउन के नाम से किए जाएंगे। कि जैसे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है एक लॉ लेके आई, तो वो पता है क्या बोलेगी, ब्रिटेन गवर्नमेंट अपना नाम नहीं लेगी, वो क्या बोलेगी कि क्राउन एक लॉ लेके आए, ठीक है। तो सारा काम जो होगा वो किसके नाम से होगा, क्राउन के नाम से होगा। बट जो क्राउन है ना वो विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम, उसके बिना काम नहीं कर सकते। जो यहाँ के क्राउन है ना, जो यहाँ के मोनार्क हैं, जो किंग चार्ल्स III है, वो विदाउट परमिशन, या हम बोल सकते हैं विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पीएम की एडवाइस के कोई भी काम नहीं कर सकते। तो एक्चुअल पावर किसके पास हुई, पीएम के पास हुई ना। तो ये इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट आता है वो आता है यूनिटरी सिस्टम का। कौन सा आता है, इसके बाद हम 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिटरी सिस्टम। अब ये यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, देखो यूनिटरी का जो मतलब है ना, यूनिटरी का मतलब कहां से निकल के आ रहा है, यूनिटरी का मतलब होता है कि जब हमारी पावर जो है वो सारी कहां पे है, एक यूनिट में है। कहां पे सारी एक पावर, यूनिट में है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसने सारी पावर्स अपने हाथ में ले रखी है, उसने नीचे की जो लोकल की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे कोई भी पावर नहीं दे रखी। तो यही सिस्टम कहां पे फॉलो होता है, लंदन में यही सिस्टम फॉलो होता है कि वहां पर जो पार्लियामेंट है ना, जो लंदन में है, उनके पास सारी पावर्स है, वहां के एमपीज, वहां के एमएलए के पास कोई पावर नहीं है।
लोकल लेवल की गवर्नमेंट के पास सिर्फ उतनी ही पावर है जितना कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला सके। बाकी सारी पावर जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई इश्यूज होंगे, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कोई इश्यूज होंगे, या स्टेट लेवल की किसी चीज को संभालना है, तो वो कौन करते हैं? वो खुद लंदन के जितने भी एमपीज होते हैं वही सारी बातें संभालते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फीचर आ रहा है यूनिटरी फीचर्स के बाद, इसके बाद आता है उसका मल्टी पार्टी सिस्टम। कौन सा आता है? मल्टी पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है एक डेमोक्रेसी में जब भी आप इलेक्शंस देखते होगे, आप इंडिया का सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, कि जैसे कि अभी क्या कहते हैं कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था, तो कितनी सारी पार्टीज ने इलेक्शन को कंटेस्ट किया था। 2024 में इलेक्शन हुआ था, नेशनल लेवल पर इलेक्शन हुआ था, एमपीज के इलेक्शन हुए थे, वहां पर कितनी सारी पार्टीज आई थी। तो यही मतलब होता है मल्टी पार्टी सिस्टम का, कि एक डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टीज जो है ना वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकती है। पर यहां पर जो यूके है ना वो सिर्फ बोलने का मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक्चुअली में वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो नहीं होता। इसको मैं आपको एक डेटा से समझाता हूं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 1997 से लेके 2010 तक वहां पर एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। क्या है? लेबर पार्टी। वो वहां पर शासन कर रही थी। कितने साल के लिए? यहाँ पर कितने? 13 साल के लिए उन्होंने शासन किया। फिर 2010 से लेके 2024 तक, यही अभी 2 साल पहले तक, वहां पर 14 साल हो गए। ये 14 ईयर्स के लिए किसका साल रहा वहां पे? कंजर्वेटिव पार्टी ने जीती वहां पे, ठीक है ना, कंजर्वेटिव पार्टी। उसके बाद 2024 के बाद से लेके अभी तक 2026 तक और आगे बहुत आगे जाएगी, क्या? लेबर पार्टी अगेन रूल कर रही है। तो आपको ये कहां से मल्टी पार्टी सिस्टम लग रहा है? आपको तो ये 2 पार्टी सिस्टम नहीं लग रहा कि ये तो बस बोलने का मल्टी पार्टी सिस्टम है, पर एक्चुअली यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? 2 पार्टी सिस्टम फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो इसके बारे में भी अब थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ये लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है क्या। जो लेबर पार्टी है ना, वर्ड से ही पता लग रहा है, लेबर पार्टी ये चाहती है कि वहां पर वर्किंग क्लास की जो इंटरेस्ट है ना उसको फुलफिल किया जाए। वर्किंग क्लास है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए और सोशल इनइक्वालिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मतलब जो अमीरी और गरीबी का हिसाब है ना उसको एक बैलेंसिंग इक्वेशन पर लाया जाए। वहीं पे जो दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी है वो किसको सपोर्ट करती है? वो रिच क्लास को सपोर्ट करती है। किसको? क्लास को सपोर्ट करती है? रिच क्लास को सपोर्ट करती है। जो अफ्लुएंट क्लास होती है उनको सपोर्ट करती है। तो बस यही दोनों जो है ना, यही अपनी एक के बाद एक ऑल्टरनेट टाइम पर यही जो पार्टीज है वो दोनों अपनी सरकार बनाती हैं। क्या ऐसा है कि यही 2 पार्टी, इनके अलावा कोई पार्टीज नहीं है? इनके अलावा पार्टीज तो हैं पर वो बहुत ही छोटी पार्टीज है। उनको बस हमेशा 1 से लेकर 2% तक वोट मिलता है, और जो कि वो मेजोरिटी में तो नहीं आ सकती ना। 1 से 2% वोट से वो कभी भी पार्लियामेंट में मेजोरिटी से नहीं आ सकती। तो इस वजह से जो पार्टी में जो गवर्नमेंट चलती है वो कभी लेबर, वो कभी कंजर्वेटिव, इन्हीं की गवर्नमेंट हमेशा चलती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम आ रहा है वो आ रहा है, तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर आ रहा है वो आ रहा है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव यहां पर जो होते हैं ना वो सेम, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब क्या? इसका हम एग्जांपल समझते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में जैसे कि 2024 में इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पर क्या करते हैं ना कि सबसे पहले तो पीएम को चुना जाता है। पीएम को चुनने के बाद जो अलग अलग मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियोज बांटे जाते हैं। मतलब कि किसी को क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, किसी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिलेगी, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज मिलेंगी, जैसे नितिन गडकरी जी हैं उनको क्या मिला हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज मिला हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पर आप बात समझना, इन सभी लोगों को जनता ने रिप्रेजेंट, इन सभी लोगों को जनता ने इलेक्ट किया था। किसके लिए? कि ये हमारे जाके लोकसभा में जाके बैठेंगे। लोकसभा में जाके बैठेंगे तो क्या करेंगे? लॉ मेकिंग करेंगे। तो ये किसके पार्ट है? लेजिस्लेचर के पार्ट है। और जब ये अपनी अलग अलग मिनिस्ट्री संभालते हैं, भाई एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री, जैसे कि लोकसभा ने कोई एक रोड पास करे कि भाई सॉरी एक हाईवे पास किया, जैसे कि दिल्ली देहरादून हाईवे है, दिल्ली देहरादून हाईवे बन गया, ठीक है ना, उसको सबसे पहले लोकसभा में पास हुआ होगा। अब उसको लोकसभा के पास करने के बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज ही करेगी। अब उसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो खुद नितिन गडकरी जी हैं, उनको भी तो लोगों ने इलेक्ट ही किया हुआ है ना। तो यही डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि जो लेजिस्लेचर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है ना वो सेम ही पर्सन होता है। मतलब जब वो पार्लियामेंट में बैठा है तो वो लॉ बनाएगा, और जब वो अपनी मिनिस्ट्री संभाल रहा है तो वो उस लॉ को इंप्लीमेंट करेगा। तो यहां पर क्या होता है ना,
हमने देखा था ना कि जो रिलेशनशिप होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच की, इसी वजह से दो नए सिस्टम निकल के आए थे हमारे पास, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। तो उसमें सबसे बड़ा सिस्टम तो यही था कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो सेम ही पर्सन होते हैं, जिससे क्या हो कि काम में ना कुछ ऊपर नीचे ना आए, ठीक है ना, और काम बहुत ही आसानी से चल सके। तो ये था हमारे पास पूरा यूके का सिस्टम, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, यूएसए के सिस्टम के साथ, ठीक है ना। तो एक एक करके सेम उसी पॉइंट्स पे हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर क्या देखा था, रियल एंड नॉमिनल हेड। अब आपको पता है कि यूएसए में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। कौन सा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ना तो कोई हेड ऑफ स्टेट होता है, ना तो कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो भी होती है एक ही पोस्ट होती है, और वो कौन होते हैं, खुद प्रेसिडेंट होता है। तो क्या यहाँ पर कोई रियल और नॉमिनल हेड अलग अलग होंगे, नहीं होंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिख देंगे, नो नॉमिनल हेड। जो एक ही है रियल हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन था वो हमारे पास क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अब जैसे यहां पर पार्लियामेंट होती है ना, सेम यूएसए में भी पार्लियामेंट होती है, और उसको बोला जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब मैं इसमें आपको सबसे पहला एक जो डिफरेंस बताऊं कि जैसे हमने क्या देखा था कि जो यहाँ पे क्राउन है वो किसके पार्ट है, पार्लियामेंट के पार्ट है ना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बाई कैमरल का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, टू, कि टू हाउसेस की लेजिस्लेचर। यहाँ पर दो हाउसेस कौन कौन से होते हैं, एक हाउस आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा होता है सीनेट। क्या होता है दूसरा, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ सीनेट भी बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, कांग्रेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कांग्रेस। जैसे कि हमने यहाँ पे क्राउन, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को एक साथ मिला के एक टर्म में क्या बोल दिया, पार्लियामेंट बोल दिया ना, वैसे यहाँ पर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट को मिलाकर क्या बोल देते हैं, कांग्रेस बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेजर डिफरेंस यही आ जाता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, ये होता है लोअर हाउस। कौन सा हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब क्या होता है, अब तो आप समझ ही चुके होंगे। लोअर हाउस का मतलब कि जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स को किसने चुन के भेजा है, डायरेक्टली पॉपुलेशन ने जिनको चुन के भेजा है। और देखो इसमें वर्ड में भी लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, कि ये किसका हाउस है, रिप्रेजेंटेटिव्स का हाउस है। तो दूसरा आता है ये सीनेट। तो ये सीनेट क्या है, इस सीनेट में होते हैं हमारे 100 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं, 100 मेंबर्स। और ये कैसे होते हैं 100 मेंबर्स, आपको पता है कि यूएसए में ना टोटल कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई आप क्या करो कि 50 स्टेट्स ना, पर स्टेट्स अपने यहां से 2 लोगों को भेजेगा। कितने लोगों को भेजेगा, 2 लोगों को भेजेगा। तो कितने हो गए, 100 मेंबर्स हो गए ना, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कहां पर, नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है कि इसकी गवर्नमेंट कैसे चलती है, जैसे हमने देखा था ना कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की गवर्नमेंट कैसे चलती है। तो यूएसए में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। जो वर्ल्ड में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना, वो कौन सा लिखा गया था, यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था इन द ईयर ऑफ 1787। एक फिलेडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था। क्या होता, फिलेडेल्फिया कन्वेंशन। उस कन्वेंशन में कुछ 7 आर्टिकल्स को प्रिंसिपल्स बताया गया और उनको ही यूएसए के आर्टिकल्स में ऐड कर दिया गया। और उन 7 आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब उस टाइम पर ना इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स गए थे। जैसे कि मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूं। आपने जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सुना होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन का नहीं तो आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम तो जरूर सुना होगा। ही वॉज अ वेरी बिग साइंटिस्ट, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। और वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट होने के अलावा बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन सभी ने क्या किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ठीक है ना। तो वहां पर कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें ही जो यूएसए का पूरा जो है कि भाई इसमें कैसे यहाँ पे सरकार चलेगी, कैसे स्टेट चलेगा, वो सब किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड वो आ रहा है, वो आता है जैसे कि यहाँ पर क्या था, यूके में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। पर यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, नहीं। यहाँ पर कौन सा सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
यहाँ पर सारी पावर्स किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर एक कैच है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स तो होती हैं, तो अगर सारी पावर्स हमने प्रेसिडेंट को दे दी तो वो तो अपने मन मर्जी कुछ भी करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी एक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, उन पे सभी लोगों की सहमति नहीं बन रही है, तो ऐसे तो वो कुछ भी करेगा। पर इनके जितने भी एक्शंस हैं उन पे लगाम लगाने के लिए एक है जो कि है सीनेट। हमने देखा ना सीनेट जो होता है ना वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जो कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन फॉर्म में है, उसने प्रेसिडेंट के अलावा सीनेट जो कि सेकंड बॉडी थी उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी दी हैं कि जहां पर वो प्रेसिडेंट के एक्शंस को भी क्या कर सकती है, ओवरकम कर सकती है या मना कर सकती है कि अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा काम कर रहा है तो वो सीनेट उनको मना कर सकती है, ठीक है ना। ठीक है, थर्ड आपने समझ लिया। चौथा यहाँ पर मेन कंपैरिजन क्या था? यूनिटरी सिस्टम। वैसे यूएसए में क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है। क्या होता है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो पावर है ना वो डिवाइडेड पावर्स है। कैसी पावर है? डिवाइडेड पावर है। अब वो पावर किस किस के बीच में डिवाइडेड है? वो पावर डिवाइडेड है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस में अलग डिवाइडेड है, स्टेट लेवल पर अलग डिवाइडेड है। हमने देखा ना कि यहाँ पर जो नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो भी बात होंगी, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो बात होगी वो कौन करेगा? सिर्फ वो प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और जो स्टेट रिलेटेड मैटर्स होंगे उसमें कौन ध्यान देगा? जो स्टेट के हेड होंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, वो ध्यान देंगे। यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पावर्स है ना वो बिल्कुल क्लियर है। किसकी वजह से? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। पर क्या आपको प्रेसिडेंट की फॉर्म में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखो प्रेसिडेंट कौन बनेगा? एक ही इंसान बनेगा ना, तो उसके लिए क्या पार्टी को इलेक्ट करने की जरूरत है? क्या पार्टी को इलेक्शन लड़ने की जरूरत है? नहीं। तो वहां पर जो नेशनल लेवल पर जो होता है ना वो नेशनल लेवल पर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता, जो स्टेट लेवल पर होता है बस वहां पर होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है ना। अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो प्रेसिडेंट तो एक ही इलेक्ट होगा ना, तो वहां पर नो मल्टी पार्टी सिस्टम देखते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम। बस वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे जो अलग अलग लोग होते हैं ना वो अपना क्या कहते हैं, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बताते हैं कि भाई हमें लड़ना है, हमें इलेक्शन को कंटेस्ट करना है। बस यहाँ पर कोई भी मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता नेशनल लेवल पर। इसके बाद हमने छठा कंपैरिजन क्या देखा था? हमने छठा कंपैरिजन यहाँ पे देखा था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है वो सेम ही होते हैं। जो यूके में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सेम होते हैं, बट यहाँ पर सेम नहीं होते हैं। यहाँ पर इन दोनों की पावर्स को ना बिल्कुल कोडिफाई, बिल्कुल अलग अलग किया गया, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ, जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 1 ऑफ यूएसए। वो क्या बोलता है? उसका सबसे पहला सेक्शन बोलता है दैट ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स इज इन कांग्रेस। कांग्रेस क्या है यहाँ पर? कांग्रेस हम किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट को बोलते हैं कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स है ना वो कहां पर है? वो कांग्रेस में है। और सेकंड जो इसका सेक्शन बोलता है वो बोलता है दैट ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर एक्सपेक्टेड टू इंप्लीमेंट द लॉ मेड बाय द कांग्रेस। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो भी यहाँ का एग्जीक्यूटिव है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपसे कि जो भी कांग्रेस लॉ बनाए आप उसको इंप्लीमेंट करने में मदद करें। तीसरा इसने एक और जो हमारे गवर्नमेंट का एक और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है दैट इज जुडिशरी, उसके लिए क्या बोला कि जुडिशरी इज एक्सपेक्टेड टू चेक द लॉ मेड बाय द कांग्रेस, कि जो कांग्रेस ने लॉ बनाया उसको चेक करो कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो आर्टिकल जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कांग्रेस वो लेजिस्लेटिव पावर सारी किसके पास है? कांग्रेस के पास है। इंप्लीमेंटेशन की सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास है। और उसको चेक कौन करेगा कि ये जो लॉ बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है कि नहीं है? वो किसके पास है? जुडिशरी के पास है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो पावर्स आर डिवाइडेड, और उसके बाद इसमें हम एक और चीज पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। किसका? चेक एंड बैलेंसेस। कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन है उनकी जो पावर है वो तो बिल्कुल डिवाइडेड है, और इनमें एक और जो है फंक्शन है वो है चेक एंड बैलेंसेस का। जैसे कि अगर लेजिस्लेटिव ने कभी कोई ऐसा रूल बना दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कौन बोल देगा? जुडिशरी बोल देगा।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव ने मान लीजिए कभी लेजिस्लेटिव ने भी बना दिया और एग्जीक्यूटिव भी उस चीज को इंप्लीमेंट करने चला गया, तो अगेन उस चीज को कौन रोक सकता है? जुडिशरी रोक सकता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, कि इनके पास ना बहुत सारी बिल्कुल अनलिमिटेड पावर्स नहीं है इन तीनों के पास, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास, इन तीनों के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। इन तीनों की जो पावर्स है उनको चेक किया जा सकता है, उनको लिमिटेड किया जा सकता है। और वो कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के जो अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि अगर लेजिस्लेटिव ज्यादा अनलिमिटेड हो रहा है तो उसको जुडिशरी रोक देगा। तो इसको हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आई होप यहाँ पर आपने पूरे लेक्चर में 3 के 3 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि वो हमसे पूछेगा कि बताओ फीचर्स बताओ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के और क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स को कंपेयर करो। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये सारे जो फीचर्स लिखे हैं, रियल एंड नॉमिनल हेड, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ये सारे फीचर्स किसके होते हैं? ये पार्लियामेंट्री के होते हैं, ये प्रेसिडेंशियल के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास कि आपको कंपेयर करना है क्या? डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूके एंड यूएसए। आपको ये बताना है कि जो डेमोक्रेटिकली जो इंस्टीट्यूशंस अलग अलग बने हुए हैं किस किस कंट्रीज में, यूके में और यूके में, यूएसए में और यूके में, उनके जो फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है। आपको फंक्शनिंग का डिफरेंस समझ आ गया। तीसरा, वो आप में से ये जो फीचर्स है ना, किसी भी एक फीचर को जो है एक्सप्लेन करवा लेगा। जैसे कि हमने इसमें देखा मल्टी पार्टी सिस्टम, वो आपसे बोलेगा कि एक्सप्लेन मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आपको पता है आप मल्टी पार्टी सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो कि रियल एग्जांपल है। और अगर आपको बताना है यूके का भी एग्जांपल ले सकते हो जो कि खुद को बोलता है मल्टी पार्टी सिस्टम, बट एक्चुअली इट इज अ 2 पार्टी सिस्टम। तो यहां पर हमारी जो यूनिट का पहला पार्ट है दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी वो खत्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना फेडरल एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर को लेके आऊंगा। कॉन्सेप्ट टू मार्क्स सीरीज पर आप बने रहिए एंड आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मार्क्स में बदलते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।